वेलकम टू लोचन एकेडमी। आज मैं 15 नवंबर 2022 करंट अफेयर्स लेकर आया हूं और आपको अगर पीडीएफ की आवश्यकता है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं और वो लिंक जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम का, ठीक है। तो वहां से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। पहला जो टॉपिक है, कावेरी दक्षिण वन्य जीव अभयारण्य को अधिसूचित किया गया, ठीक है। कावेरी दक्षिण वन्य जीव अभयारण्य को हाल ही में तमिलनाडु की राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया। राज्य सरकार ने पहले काजूवेली पक्षी अभयारण्य, नंजारायर पक्षी अभयारण्य, कद्दूर, स्लेंडर लोरिस अभयारण्य और डुगोंग संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया था। कावेरी दक्षिण वन्य जीव अभयारण्य, कॉर्बे साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है, कृष्णगिरी और धर्मपुरी के आरक्षित वनों में एक क्षेत्र को कावेरी दक्षिण वन्य जीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है। सेकेंड पॉइंट है, यह घोषणा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 26A 1B के तहत की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, यह तमिलनाडु का 17वां वन्य जीव अभयारण्य होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, यह 9 अधिसूची वन्य जीव अभयारण्य 686.406 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह 35 स्तनपायी प्रजातियों और 238 पक्षी प्रजातियों का घर है। महत्व क्या है इसका, हम यह जान लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, कावेरी दक्षिण वन्य जीव अभयारण्य तमिलनाडु के कावेरी उत्तर वन्य जीव अभयारण्य को पड़ोसी राज्य कर्नाटक में कावेरी वन्य जीव अभयारण्य से जोड़ता है। सेकेंड पॉइंट है, यह कावेरी नदी बेसिन में वन्य जीवों के लिए संरक्षित क्षेत्रों का एक बड़ा सन्निहित नेटवर्क बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह मलाई महादेश्वर वन्य जीव अभयारण्य कर्नाटक के बिलिगिरी रंगवाई मंदिर टाइगर रिजर्व ऑफ तमिलनाडु के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व और इरोड वन डिवीजन के माध्यम से नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में और निरंतरता बनाता है। यह नया अधिसूचित अभयारण्य हाथियों का एक महत्वपूर्ण आवास है। यह 2 हाथी गलियारों की मेजबानी करता है, नंदी मंगलम उली बड़ा गलियारा और कोवाईपलम अनबिदला गलियारा। नेक्स्ट पॉइंट है, कावेरी नदी पर निर्भर रहने वाली नदी प्रजातियों के संरक्षण के लिए कावेरी बेसिन का पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में संरक्षण के प्रयास आवास की सुरक्षा और बहाली, मिट्टी के कटाव को कम करने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है, भारतीय जैविक डेटा केंद्र। भारतीय जैविक डेटा केंद्र आईबीडीसी लॉन्च किया गया, ठीक है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने हाल ही में भारतीय जैविक डेटा केंद्र इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर आईबीडीसी राष्ट्र को समर्पित किया। भारतीय जैविक डेटा केंद्र क्या है? भारतीय जैविक डेटा केंद्र जीवन विज्ञान डेटा के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय भंडार है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह देश में सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित अनुसंधान से उत्पन्न सभी जीवन विज्ञान डेटा को संग्रहित करेगा। यह जैव प्रौद्योगिकी विभाग डीबीटी की सहायता से संचालित होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, दीर्घावधि में आईबीडीसी भारत से उत्पन्न होने वाले सभी जीवन विज्ञान डेटा के लिए एक प्रमुख डेटा भंडार बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, यह फरीदाबाद हरियाणा में जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्रीय केंद्र आरसीबी में स्थापित किया गया था। इसकी भुवनेश्वर में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी में एक डेटा डिजास्टर रिकवरी साइट है। इसकी डेटा स्टोरेज क्षमता लगभग 4 पेटाबाइट्स है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह ब्रह्म उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधा की मेजबानी करता है। इसका उद्देश्य क्या है? आईबीडीसी के उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला है, भारत में उत्पन्न होने वाले जैविक डेटा के संग्रह के लिए आईटी मंच प्रदान करना। सेकेंड है, फेयर, फाइनेबल, एसेसिबल, इंटरऑपरेबल एंड रीयूजेबल सिद्धांत के आधार पर जीवन विज्ञान डेटा के भंडारण और साझा करने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं का विकास करना।
देखिए एक यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ए फेयर। आपका फेयर का क्या फुल फॉर्म होगा, तो यहाँ आपको फुल फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है डेटा की गुणवत्ता नियंत्रण और क्यूरेशन करना, डेटा बैकअप बनाए रखना और डेटा जीवन चक्र का प्रबंधन करना। नेक्स्ट पॉइंट है डेटा साझा करने या पुनः प्राप्ति के लिए वेब आधारित टूल एपीआई विकसित करना। पॉइंट है बिग डेटा के विश्लेषण के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना और डेटा साझा करने के लाभों के बारे में जागरूक पैदा करना। आईबीडीसी के वर्तमान कार्य क्या है? आईबीडीसी के वर्तमान कार्य क्या है? चूंकि जीवन विज्ञान डेटा अत्यधिक जटिल और विषम में आईबीडीसी को एक मॉड्यूलर फैशन में विकसित किया जा रहा है। इसका मतलब है कि अलग अलग सिलेक्शन अलग अलग तरह के डेटा सेट से डील करते हैं। इसलिए आईबीडीसी ने दो अलग अलग डेटा पोर्टल्स, इंडियन न्यूक्टाइल डेटा आर्काइव INDA और इंडियन न्यूक्लियोटाइड डेटा आर्काइव कंट्रोल एक्सेस INDA CA के माध्यम से न्यूक्लियोटाइड डेटा सबमिशन सेवाओं की शुरुआत की थी। ठीक है, ये अपना कंप्लीट हो गया। 14 और 15 नवंबर के जो मुख्य समाचार है राष्ट्रीय के बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में राष्ट्रीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कंबोडिया के नोम पेन्हा में 17वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। ठीक है, भारत ने आसियान भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी कोष में $5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के योगदान की घोषणा की। नेक्स्ट पॉइंट है जम्मू कश्मीर भारतीय सेना उधमपुर में महीने भर चलने वाले दिल मांगे और मोर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट है हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को हुए विधानसभा चुनाव में 75.6% मतदान हुआ। आर्थिक करंट अफेयर्स के बारे में जान लेते हैं। ड्रीम 11 द्वारा पेश किए जाने वाले फैंटेसी गेम्स कौशल के खेल है, सुप्रीम कोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स फर्स्ट पॉइंट अमेरिकी डलास में एरोसो के दौरान द्वितीय विश्व युद्ध के समय के विमानों के टकराने से 6 की मौत। दूसरा है न्यूज तुर्की इस्तांबुल में विस्फोट में 6 लोगों की मौत। खेल कूद के बारे में जान लेते हैं करंट अफेयर्स। फर्स्ट इंग्लैंड 19 में 138.5 ने मेलबर्न में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर अपना दूसरी T20 विश्व कप खिताब जीता। महिला टेनिस स्विट्जरलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर ब्रिटेन के ग्लासगो में बिली जीन किंग कप का खिताब जीता। ठीक है, ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय खेल कूद का करंट अफेयर्स था जो हमने ले लिया। और हिंदी करंट अफेयर्स अप्रोक्सीमेटली 14-15 नवंबर के बीच में क्या है मैं भी जान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन का मेजबान कौन सा देश है? उत्तर है भारत। ये भारत के लिए भारत है। और इसमें जान लेते हैं नोट्स में क्या है। इंटरपोल और संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद रोधी समिति की बैठक के बाद भारत नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है। भारत सरकार के तहत गृह मंत्रालय नई दिल्ली में नो मनी फॉर टेरर पर तीसरे मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इसका सम्मेलन का उद्देश्य पिछले 2 सम्मेलनों में आतंकवाद के पोषण से निपटने से संबंधित चर्चाओं को आगे बढ़ाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क MMLP किस राज्य में विकसित किया जाएगा? उत्तर है आपका तमिलनाडु। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL को तमिलनाडु में चेन्नई के पास मप्पेडु में पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क MMLP विकसित करने का काम दिया गया है। PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान NMP के तहत सड़क परिवहन मंत्रालय 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क विकसित कर रहा है। MMLP चेन्नई को 184.27 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है भारत के पहले निजी तौर पर विकसित रॉकेट का नाम क्या है?
उत्तर है विक्रम एस। उधर क्या है, विक्रम एस। भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट जिसका नाम विक्रम एस है, 3 पेलोड के साथ उपकक्षीय मिशन पर लॉन्च के लिए तैयार है। हैदराबाद वेस्ट अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काई रूट एयर एरोस्पेस अंतरिक्ष में रॉकेट लॉन्च करने वाली भारत की पहली निजी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी बन जाएगी। प्रारंभ नामक यह मिशन 2 भारतीय और एक विदेशी ग्राहक का पेलोड ले जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रधानमंत्री ने किस राज्यों में ओएनजीसी की यू फील्ड ऑनशोर फैसिलिटीज का उद्घाटन किया? तो आंसर है आंध्र प्रदेश। आंसर क्या है, उत्तर क्या है आपका, आंध्र प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के बी.आर. अम्बेडकर कोनसीमा जिले में तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड की यूफील्ड तटवर्ती सुविधाओं का उद्घाटन किया। यूफील्ड बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी बेसिन ब्लॉक में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 पे, दुनिया का सबसे ऊंचा पोलिंग बूथ तासीगंग किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो उत्तर है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है। हिमाचल प्रदेश के तासीगंग में दुनिया के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र बूथ पर करीब 98.08% मतदान दर्ज किया गया। स्टेशन के 52 पंजीकृत मतदाताओं में से 51 ने नई राज्य सरकार का चुनाव करने के लिए मतदान किया। तासीगंग 15,256 फीट की ऊंचाई पर स्थित। यह हमारा प्रश्न उत्तर था, प्रश्न और उत्तर। और स्टैटिक जीके आज समझ लेते हैं। स्टैटिक जीके में आपका क्वेश्चन में जो फर्स्ट है, भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है। भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है जन्म के आधार पर, निवास के आधार पर, या देशीयकरण के आधार पर, या उपयुक्त सभी के आधार पर। तो जल्दी कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी के आधार पर। ठीक है। अभी भी जान लेते हैं वो कैसे होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के अनुसार संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है, जिसके अंतर्गत संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया। इस अधिनियम में वर्ष 1986, 1992, 2003 और 2005 और 2015 में संशोधन किया गया। वर्तमान में भारतीय नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, जैसे जन्म से, वंश पंजीकरण, देशीयकरण और विदेशी भूमि के अधिग्रहण के आधार पर। ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि किस आधार पे वो नागरिकता, संविधान नागरिकता प्रदान करता है यहाँ पे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई है? राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई है? ए ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1919, बी ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935, सी ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और डी ऑप्शन है भारतीय स्वतंत्र अधिनियम 1947। ठीक है। तो इसमें जल्दी कमेंट कीजिए कि इसमें आंसर कौन सा हो सकता है फर्स्ट। तो आपका आंसर होगा बी ऑप्शन, भारतीय सरकार अधिनियम 1935। वही भी जान लेते हैं कैसे होगा। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश ऑर्डिनेंसेज निर्गत करने की शक्ति भारत सरकार अधिनियम 1935 के धारा 42 से प्रेरित है। वर्तमान में यह शक्ति संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत दी गई है। ये संविधान अनुच्छेद जो 123 है उसके अंतर्गत दी गई। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से ली? ए ऑप्शन है कनाडा, बी ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम्स और सी ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका और डी ऑप्शन है आयरलैंड। आंसर बताइए फास्टली, कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी से। मैं आपको बताऊं कि आंसर राइट आंसर कौन सा होगा। तो आपका राइट जो आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम। ठीक है। बी ऑप्शन होगा यूनाइटेड किंगडम। लेते हैं यूनाइटेड किंगडम कैसे होगा।
भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था कनाडा के संविधान से ली गई है। कनाडा के संविधान में केंद्र राज्यों की तुलना में अधिक सशक्त है। भारत में अवशिष्ट शक्तियां अनुच्छेद 248 पर विधि बनाने का अधिकार सांसद को है। अनुच्छेद 201 के अनुसार राज्यपाल द्वारा किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रिजर्व करना आदि उपबंध कनाडा में संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि यूनाइटेड किंगडम कैसे, आंसर सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? ए ऑप्शन है फ्रांस, बी ऑप्शन है ब्रिटेन, सी ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका और डी ऑप्शन है रूस। ठीक है, डी ऑप्शन क्या है? रूस है। बताइए कमेंट में आंसर इसका क्या हो सकता है। राइट आंसर होगा, आप मिला लीजिए कि राइट आंसर सही है आपने जो भी कमेंट किया है। राइट आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। अब वो कैसे होगा नोट में देख लेते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स का विचार अमेरिकी संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 में निहित मूल अधिकार अमेरिकी के अधिकार पत्र बिल ऑफ राइट्स के समान है। इन अधिकारों को प्राकृतिक, नेचुरल और अपरिहार्य इनएबल अधिकार भी कहा जाता है। अच्छा लगा होगा और वीडियो को पाने के